आज 8 सितंबर है और आज सिर्फ एक ही एडिटोरियल काम का है, क्योंकि दूसरा एडिटोरियल है बिहार के बारे में, एसआईआर के बारे में। एसआईआर के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पहले भी। यदि आपको एसआईआर के बारे में देखना है तो इससे पहले वाले एडिटोरियल्स में देख सकते हैं। दूसरे एडिटोरियल में भारत की जनसंख्या के संबंध में कुछ आंकड़े आए हैं जिन्हें समझना जरूरी है। तो एडिटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट यानी स्पेशल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के बारे में। तो शुरू से शुरू करते हैं। हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, माइग्रेशन कितने लोग करते हैं, किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, इन सब बातों की जानकारी को इकट्ठा करना और उससे कुछ काम की चीजें निकालना, ये सब जनसांख्यिकी कहलाता है। ये पूरा विज्ञान जनसांख्यिकी विज्ञान है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट 2023 आई है और इस रिपोर्ट में भारत की डेमोग्राफी के बारे में बहुत सी जरूरी जानकारियां बताई गई हैं। भारत की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, कैसा बदलाव हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, हमें क्या क्या चीज़ें बदलनी होंगी, नीतियों के लेवल पर क्या करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर क्या करना होगा। इन सभी चीज़ों की इंसाइट लेने के लिए इन आंकड़ों को पढ़ना और समझना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे भारत में नेशनल लेवल पर और लोकल लेवल पर जन्म और मृत्यु दर के आंकड़ों के बारे में, जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के बारे में सर्वेक्षण करता रहता है और कुछ अनुमान लगाता रहता है और हमें समय समय पर बताता रहता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। मतलब गृह मंत्रालय के अंदर है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर और उसके नीचे है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। करता है वो हम देख चुके हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि भारत में सकल जन्म दर यानी सीबीआर यानी क्रूड बर्थ रेट में गिरावट आई है। क्रूड बर्थ रेट तो गिरा ही है, साथ में कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट आई है। जब ये दोनों आंकड़े यानी कि क्रूड बर्थ रेट यानी सकल जन्म दर और टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर बढ़ रहे होते हैं तो जनसंख्या के बढ़ने का खतरा होता है और जनसंख्या के बढ़ने को लेकर नीतियां बनाई जाती है। जनसंख्या को कंट्रोल करने को नीतियां बनाई जाती है, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर नीतियां बनाई जाती है, रोजगार को लेकर नीतियां बनाई जाती है, परिवार नियोजन के बारे में नीतियां बनाई जाती है। लेकिन अब इन दोनों आंकड़ों में गिरावट आई है तो अब हमें क्या करना है, कैसी तैयारियां करनी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, नीतियों के लेवल पर क्या बदलाव करना है, खुश होना है, चिंता करनी है, तो इन सब बातों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आंकड़ों को देखना पड़ेगा और आंकड़ों को देखने के बाद उन्हें समझकर आगे की बात हमें करनी पड़ेगी। तो पहले देखते हैं आंकड़े की क्या बोल रही है एसआरएस डेटा रिपोर्ट 2023। तो पहली बात यह है कि भारत की सकल जन्म दर क्रूड बर्थ रेट में गिरावट आई है, कमी हो गई है। तो कितनी हो गई है, तो क्रूड बर्थ रेट अभी हो गई है 18.4। इसका मतलब है कि भारत में 1000 लोगों पर 18.4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 2022 में यह आंकड़ा 19.1 था। इसका मतलब है कि 19.1 से गिरकर सकल जन्म दर क्रूड बर्थ रेट 18.4 हो गई है। क्रूड बर्थ रेट सकल जन्म दर के बारे में जो सबसे जरूरी याद रखने वाली बात है वो ये है कि 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले एक वर्ष के अंदर बच्चों की संख्या को सकल जन्म दर कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम हो गया है। पहले 2022 में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 था और अब 2023 में 1.9 हो गया है। पहले 2.0 था और अब 1.9 हो गया है, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है। इनको समझना जरूरी है क्योंकि इनसे सटीक अनुमान लगाया जा सकता है कि जनसंख्या में वृद्धि होने वाली है या कमी होने वाली है। तो यहाँ पर अभी यह सवाल है कि टीएफआर क्या होता है। तो टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, यह बताता है टोटल फर्टिलिटी रेट।
अगर महिला औसतन, भारत में मान लो महिलाएं औसतन 3 बच्चों को जन्म देती हैं अपने पूरे जीवन काल के दौरान। सिर्फ एक महिला की बात है, एक कपल की बात नहीं है या एक परिवार की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ एक महिला की बात हो रही है। तो एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है उसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो भारत में इस तरह औसतन महिलाएं कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं वो आंकड़ा बताता है टोटल फर्टिलिटी रेट, कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। अगर TFR 2.1 यानी 2.1 है तो इसका मतलब है कि जनसंख्या लगभग स्थिर रहेगी, न ज्यादा बढ़ने वाली है न घटने वाली है। इसलिए 2.1 की टोटल फर्टिलिटी रेट को कहते हैं प्रतिस्थापन दर या रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। और अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जनसंख्या बढ़ने वाली है, और अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है तो इसका मतलब है कि जनसंख्या कम होने वाली है। पूरे देश में आंकड़े एक जैसे नहीं हैं, आंकड़े अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं। जैसे बिहार में क्रूड बर्थ रेट यानी सकल जन्म दर सबसे ज्यादा है, 25.8। मतलब बिहार में 1,000 लोगों पर 25.8 लोग जन्म ले रहे हैं, यानी 25.8 बच्चे पैदा हो रहे हैं। सबसे कम क्रूड बर्थ रेट है तमिलनाडु में, सिर्फ 12। काफी अंतर है दोनों राज्यों में। TFR की बात करें तो सबसे ज्यादा TFR बिहार में ही है 2.8 का, और सबसे कम TFR दिल्ली का है 1.2। 18 राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 यानी रिप्लेसमेंट रेट से कम है, और 2.1 से ज्यादा फर्टिलिटी रेट वाले राज्य अधिकतर उत्तर भारत के राज्य हैं, जिनमें हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में फर्टिलिटी रेट 2 से भी कम है। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे को लेकर भी आंकड़े आए हैं। सर्वेक्षण में बताया गया है कि 60 से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या बढ़ रही है और अब हो गई है कुल जनसंख्या की 9.7%। मतलब साफ है कि जनसंख्या में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, पहले 9 थी अब 9.7 है। सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं केरल में 15% और सबसे कम बुजुर्ग हैं असम, दिल्ली और झारखंड में। यहां तक हमने आंकड़े पढ़ लिए। क्रूड बर्थ रेट पहले 19.1 था, अब 18.4 है। टोटल फर्टिलिटी रेट पहले 2 था, अब 1.9 है। बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। पहले कुल जनसंख्या में 9% लोग 60 से ज्यादा उम्र के थे, अब 9.60% लोग ऐसे हैं जो 60 से ज्यादा उम्र के हैं, यानी बूढ़े लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। आंकड़े तो पढ़ लिए, लेकिन इन आंकड़ों का मतलब क्या है? सबसे जरूरी सवाल यही है कि आंकड़ों को पढ़कर हमें करना क्या है। तो पहली बात तो यही है कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, और भारत की आबादी है लगभग 146 करोड़। जन्म दर घट रही है, लेकिन इसका तुरंत असर नहीं दिखने वाला। असर दिखने में दशकों लग जाते हैं। अभी तक जो नीतियां बन रही थी वे नीतियां बन रही थी बढ़ी हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर, लेकिन अब जो नीतियां बनानी होंगी हमें बूढ़ी होती जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनानी होगी। यहाँ सवाल है कि अभी तक हम कैसी नीतियां बना रहे थे और अब कैसी नीतियां बनानी होगी। तो जब जनसंख्या ज्यादा होती है तो नीतियां बनती है परिवार नियोजन को लेकर, प्रजनन दर को कम करने को लेकर, शिशु और माताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती है। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता है ताकि लड़कियां देरी से शादी करें। हेल्थ और जॉब क्रिएशन पर जोर दिया जाता है। लेकिन अब जनसंख्या बूढ़ी हो रही है तो ध्यान देना होगा स्वास्थ्य पर, पेंशन पर, बीमा पर। ऐसी चीजों को लेकर नीतियां बनानी पड़ेगी। बीमा का प्रीमियम कम करना होगा, पेंशन की सुविधाएं अधिक से अधिक लोगों को मिलनी चाहिए, हेल्थ की सुविधाएं अधिक से अधिक लोगों को मिलनी चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए उस हिसाब से। बूढ़ी होती जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक समावेशन, आवास और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने जैसी नीतियां बनानी होंगी। सबसे पहली बात कि वित्तीय सुरक्षा में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आती हैं। दूसरी बात, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बुजुर्गों के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा जिससे वे आसानी से इन जगहों पर आ जा सकें। इसके लिए स्लोप बनाने होंगे,
लिफ्ट जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। तीसरी बात कि न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की सुविधा हो बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में अकेले में बुजुर्गों को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। चौथी बात, इसके लिए बुजुर्गों को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए उन अकेलेपन से निपटने के लिए सार्वजनिक सामाजिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जहां पर कई सारे लोग आपस में मिल सके, बातें कर सके, अपना समय बिता सकें और अपना सुख दुख बांट सकें। यहाँ पर एडिटोरियल खत्म। एडिटोरियल में इतनी ही बातें थी, काफ़ी ज़रूरी एडिटोरियल था। आंकड़े ज़रूरी थे और सबसे ज़रूरी था इन आंकड़ों को समझना और आने वाले समय में नीतिगत बदलाव करना। की पॉइंट्स के थ्रू एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि एडिटोरियल में क्या क्या ज़रूरी बातें बताई गई थी। सबसे पहली बात यही है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट 2023 आई है, मतलब 2023 के आंकड़े आए हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत में सकल जन्म दर और सकल प्रजनन दर में गिरावट आई है। इसका मतलब है कि भारत की जनसंख्या के स्ट्रक्चर में अब बदलाव होने वाला है। बदलाव दिखने में अभी दशकों लगेंगे, तुरंत बदलाव नहीं दिखते। जनसंख्या में होने वाले बदलावों को समय लगता है। अभी जो आंकड़े आए हैं उन्हें रिफ्लेक्ट होने में कई साल लग जाएंगे। सकल जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट है 18.4, 2022 में थी 19.1, अभी 18.4 कम है। पिछले साल यानी 2022 में 19.1 थी, ज़्यादा थी। कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.9 और 2021-22 में था सिर्फ 2, तो 2 से 1.9 पे आया है। टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है। याद रखना चाहिए यहाँ पर कि प्रतिस्थापन दर होता है 2.1 का, इसका मतलब है कि जनसंख्या स्थिर रहने वाली है। पूरे देश के आंकड़े एक जैसे नहीं हैं। क्रूड बर्थ रेट बिहार में सबसे ज़्यादा है 25.8 का और तमिलनाडु में कम है 12 का सिर्फ। टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार में 2.8 है और दिल्ली में 1.2 है। 18 राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है, लेकिन जिन राज्यों में 2.1 से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है वे अधिकतर राज्य उत्तर भारत में है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। 2022 में 9% थी। कुल जनसंख्या के 9% लोग 60 की उम्र से ज़्यादा के थे, लेकिन अब 9.7% लोग हो गए हैं। मतलब बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं केरल में 15% और सबसे कम है असम, दिल्ली और झारखंड में। यहाँ सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब हमें बूढ़ी जनसंख्या के लिए नीतियाँ बनानी होंगी, बूढ़ी जनसंख्या के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। अभी तक की नीतियां बन रही थी बढ़ी हुई जनसंख्या को लेकर, लेकिन अब नीतियां बनेंगी बूढ़ी जनसंख्या को लेकर। सरल शब्दों में आर्थिक सुरक्षा जैसे कि पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचा यानी सुगम परिवहन, स्लोप लिफ्ट जैसी व्यवस्थाएं, सामाजिक स्तर पर बूढ़े नागरिकों का अकेलापन दूर करने के लिए कम्युनिटी हॉल जैसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जहां पर लोग आपस में मिल सकें, बातें कर सकें, अपना सुख दुख साझा कर सकें। जनसांख्यिकी की बात हो रही है तो जनसांख्यिकी परिवर्तन यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सिद्धांत हमें बताता है कि समय के साथ जनसंख्या में कैसे बदलाव होने वाले हैं, कैसे बदलाव होते हैं। तो इसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला। इसमें जन्म दर भी काफी ज्यादा होती है और मृत्यु दर भी काफी ज्यादा होती है, और इस स्थिति में जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। दूसरा चरण है उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर का। यहाँ पर जन्म दर काफी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ही मृत्यु दर में कमी होती है, और इस स्थिति में जनसंख्या विस्फोट होता है, यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तीसरा चरण है घटती जन्म दर और कम मृत्यु दर को लेकर। यहाँ पर जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या बढ़ती है लेकिन बड़ी धीमी गति से बढ़ती है। और चौथा चरण है कम जन्म दर और कम मृत्यु दर वाला। इस चरण में जनसंख्या घटने लगती है या फिर स्थिर रहती है। इन 4 चरणों के अलावा 5वां चरण भी है, और इस चरण में जन्म दर प्रतिस्थापन दर से नीचे चली जाती है और जनसंख्या घटना शुरू हो जाती है। भारत में अभी यही स्थिति आने वाली है, क्योंकि जन्म दर प्रतिस्थापन दर से नीचे चली गई है और जनसंख्या कम होने वाली है और बूढ़ी जनसंख्या बढ़ने वाली है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 हो गई है।
और बूढ़े लोगों की संख्या, यानी हमारी जनसंख्या में 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों की जनसंख्या 9.7% है। इसका साफ मतलब है कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड से एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर किसी देश में बच्चों की और बूढ़ों की तुलना में कार्यशील आयु समूह यानी 15 से 64 वर्ष की आबादी वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। अगर 15 से 64 वर्ष वाले लोग ज़्यादा होंगे तो काम करेंगे और इससे देश का तेजी से आर्थिक विकास होगा। लेकिन इस जनसंख्या का फायदा तब ही मिल सकता है जब इन लोगों को शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और यदि शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो हमको इस जनसंख्या का फायदा नहीं मिलेगा और कार्यशील आयु समूह भी देश के ऊपर बोझ बन जाएगा। दूसरी तरफ यदि जनसंख्या में बच्चों की और बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोग कार्यशील आयु समूह पर निर्भर हो जाएंगे। भारत भी इसी तरफ बढ़ रहा है। भारत में अभी जो लोग 60 से कम उम्र के हैं, जो अभी कार्यशील आयु समूह में हैं, वे 10-20 सालों में बूढ़े हो जाएंगे और ये कार्यशील आयु समूह पर निर्भर हो जाएंगे। फिर इनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं करनी होंगी। अब स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ बूढ़े लोगों के हिसाब से अवसंरचना डेवलप करना होगा, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाओं पर जोर देना होगा। इसके बाद मेरे सवाल हो सकता है कि भारत वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के उस चरण में है जहां प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे जा रही है और वृद्ध जन आबादी लगातार बढ़ रही है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की जनसांख्यिकी लाभांश से जनसांख्यिकी बोझ की ओर यात्रा का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इस बदलते जनसांख्यिकी परिदृश्य से निपटने हेतु नीतिगत उपाय सुझाइए। इसके जवाब में हमें सबसे पहले बताना है जनसांख्यिकी संक्रमण के बारे में, इसके चरणों के बारे में, और फिर भारत के आंकड़ों के बारे में बताना है कि भारत में अब प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे चली गई है और भारत की आबादी बूढ़ी हो रही है। आंकड़ों को बताना है और आंकड़ों से जस्टिफाई करना है इस स्थिति को। अभी तक डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति थी, लेकिन अब डेमोग्राफिक बर्डन की ओर हम बढ़ रहे हैं। फिर बताना है कि इससे क्या चुनौतियां होने वाली है और अंत में बताना है कि हमें इसके लिए क्या नीतिगत बदलाव करने होंगे। और सबसे आखिरी में हम देखेंगे MCQ। पहला सवाल है कि भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट और जनसांख्यिकी परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत की कुल प्रजनन दर वर्ष 2023 में घटकर 1.9 हो गई है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रतिस्थापन स्तर का मान 2.1 माना जाता है। बिल्कुल, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मान 2.1 ही होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बिहार का TFR 2023 में राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा। बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। उत्तर होगा ऑप्शन डी। दूसरा सवाल, निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। किस आधार पर? अभी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर, SRS रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के आधार पर। दिल्ली 1.2 TFR है। राज्य और TFR के आंकड़ों को हमें मिलान करना है और बताना है कि कौन सा पेयर सही है। पहला, दिल्ली 1.2 बिल्कुल सही है। बिहार 2.8 बिल्कुल सही है और तमिलनाडु 2.6 नहीं, ये गलत है। तो इसका उत्तर होगा 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए। तीसरा सवाल है असर्सन और रीजन वाला। असर्सन में कहा गया है कि भारत की वृद्धजन आबादी यानी 60 वर्ष से ऊपर की आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है क्योंकि भारत की जन्म दर और कुल प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। बिल्कुल सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जनसांख्यिकी लाभांश से जुड़े हुए हैं? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यह वह अवस्था है जब कार्यशील आयु वर्ग यानी कि 15 से 59 वर्ष की आबादी आश्रित जनसंख्या से अधिक होती है। बिल्कुल सही है। इसको ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। कार्यशील आयु वर्ग ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा आर्थिक वृद्धि करता है, देश की वृद्धि में योगदान देता है, विकास में योगदान देता है, तो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इस आयु वर्ग का हमें अधिक से अधिक फायदा उठाना होगा। कैसे उठाना होगा? शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास देकर। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत वर्तमान में जनसांख्यिकी लाभांश का आनंद ले रहा है। जी बिल्कुल, फिलहाल तो जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति है, लेकिन अब हम धीरे धीरे डेमोग्राफिक बर्डन की ओर भी बढ़ रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि जनसांख्यिकी लाभांश
स्वतः आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित कर देता है। तो तीसरा स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा कि जनसांख्यिकी लाभांश स्वतः आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित कर देता है। यह बात गलत है, क्योंकि जनसांख्यिकी लाभांश स्वतः आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित नहीं करता है। यदि हमने इस जनसंख्या को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं नहीं दी तो जनसांख्यिकी लाभांश का हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 1 और 2 ही सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पांचवा सवाल है, 3 स्टेटमेंट है, विचार करना है तीनों स्टेटमेंट्स पर, बताना है कौन से सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि 2023 के एसआरएस आंकड़ों के अनुसार भारत का क्रूड बर्थ रेट 18.4 प्रति 1000 जनसंख्या था, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का टोटल फर्टिलिटी रेट प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि केरल में भारत की सबसे अधिक वृद्धजन आबादी यानी 15% की आबादी बूढ़ी हो चुकी है, केरल में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो उत्तर होगा ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।